Hello students, welcome back once again to your online video classes. So today we are discussing about the last content of the chapter probability, that is exercise 13.3. Okay, in the previous content, that is in the introduction part of Bayes theorem, we have already discussed about the concept and some of the examples of Bayes theorem. तो बच्चों ये वाला जो वीडियो है ये ओनली एक्सरसाइज 13.3 के ऊपर बेस कर रहा है, जहाँ पे कि हम लोग बीट बाय बीट सब कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं 13.3 से। लगभग मैंने सब क्वेश्चंस कर लिया है, बाकी 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जिसको तो आप लोग के लिए मैंने होमवर्क छोड़ा है, जो कि आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, तो डिटेल में थोड़ा जाएंगे। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद मैंने जैसे एग्जांपल्स में आप लोगों को सिखाया था कि पहले अगर हम उसका थोड़ा सा एक फिगर टाइप का बना देते देन इट विल बी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस डायरेक्टली। ओके, पहले एक बार फिगर बना देंगे, एक बार मतलब फील कर लेंगे क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली वो आराम से हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और बाय पुटिंग द वैल्यूज ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, सो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, एन अन कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग है या अन है जहाँ पे कि 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल यहाँ पे है। A ball is drawn at random, its color is noted and returned to the urn। मतलब एक बॉल हमने वहाँ पर चूज किया और वहाँ पे हमने देखा उसको और उसको रख दिया, रिटर्न टू द अर्न। मोरओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn। 2 additional ball of the color drawn at put at the urn and the ball is drawn at random। what is the probability of second ball is red। तो बोला है कि what is the probability कि जो सेकंड बॉल हमारा होगा वो रेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे 2 इवेंट ले लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज E1 मैंने ले लिया, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। E2 मैंने ले लिया, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ठीक है, तो E1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ऑब्वियसली 1/2 एंड ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2। ए हमने लिया, जो कि यहाँ पे मैंने बोला था सेकंड बॉल इज रेड, जिसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना होता है उसको हमने ए लिया था, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड हमने चूज कर लिया। ठीक है, तो 5 रेड 5 ब्लॉक बॉल था, वहाँ पे एक आइदर रेड आ सकता है या फिर ब्लैक आ सकता है। तो रेड जब आएगा, जो बॉल आएगा, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। मतलब सपोज रेड निकला तो और एक्स्ट्रा 2 रेड बॉल वहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर अगर ब्लैक निकल रहा है तो एक्स्ट्रा 2 ब्लैक बॉल वहाँ पे ऐड करेंगे। तो टोटल 5 + 5 10 था। अगर मान लो रेड निकला तो 2 रेड ऐड होगा, तो 5 था, 2 ऐड होंगे तो 7 रेड और 5 ब्लैक बॉल हो जाएंगे। और मान लो अगर ब्लैक निकला तो 5 ब्लैक बॉल थे और 2 ऐड हो जाएंगे, तो वहाँ पे 7 ब्लैक बॉल हो जाएंगे और 5 रेड बॉल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अभी लेकिन हमको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड बॉल इज रेड, रेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो यहाँ पे रेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। मतलब ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए क्या था, सेकंड बॉल इज रेड, रेड और व्हेन E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब पहले से हो गया होगा, तो मतलब ऑब्वियसली रेड का प्रोबेबिलिटी कितना है यहाँ पे 7/12 और यहाँ पे रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5/12। ठीक है, तो P ऑफ A/E1 = 7/12 एंड P ऑफ E/A2 = 5/12। हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड, और कहाँ से चूज करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों कहीं पे चूज करने नहीं बोला है, तो दोनों का ही ऐड करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की E1 का प्रोबेबिलिटी जब वो रेड होना चाहिए एंड E2 का प्रोबेबिलिटी जब वो रेड होना चाहिए। और बोला है या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और तो जब ऐसे और वाला क्वेश्चन होता है वहाँ पे हम क्या करें, ऐड करेंगे। तो P ऑफ E1 हाफ था, A/E1 था मेरा 7/12 प्लस E2 हाफ था और A/E2 था 5/12। तो जस्ट आफ्टर सॉल्विंग आप लोगों के ऊपर में है, मैंने जस्ट हल्का फुल्का सॉल्व कर लिया एंड लास्टली विल गेट द आंसर, दैट इज 1/2 विल बी द आंसर। क्लियर बच्चों, ये जो था क्वेश्चन ये बायस से थोड़ा सा हटके था, लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट ही था। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे अबाउट द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उतना टाइप का हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बच्चों। ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो 2 बैग है, बैग 1 बैग 2। बैग 1 में 4 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, बैग 2 में
and another bag contains 2 red ball and 6 black ball. 6 red and 5 2 red and 6 black. One of the two bags is selected at random. तो कोई भी बैग को चूज कर सकते हैं, तो कोई भी बैग को चूज करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दो बैग है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन का कितना होगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू का कितना होगा 1/2. तो E1 टू सिलेक्ट बैग वन, E2 टू सिलेक्ट बैग टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा हाफ, ऑब्वियसली दो बैग से एक बैग. E2 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा हाफ. ए क्या बोल रहा है, वन ऑफ द सिलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड. अच्छा, जो बॉल हमने चूज किया वो क्या कौन सा कलर का होना चाहिए, रेड कलर का. तो मेरा जो ए का इवेंट हो गया वो क्या होना है, ड्रॉन बॉल आर रेड, रेड इज रेड होना चाहिए. तो बैग वन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा रेड बॉल का, तो फिर देख लेते हैं 4/8 होगा. इसका रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी होता है 2/8, इसका हो गया 1/2, इसका हो गया 1/4. तो A/1 की पहले बैग वन का रेड का प्रोबेबिलिटी 4/8 और बैग टू का रेड का प्रोबेबिलिटी 2/8 बाय यूजिंग बायस थ्योरम. हमको लेकिन फर्स्ट बैग से होना चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट बोल दिया कि यहाँ से हमारा होना चाहिए फर्स्ट बैग से. अगर सेकंड बैग से बोलता तो इसका लेते, अगर फर्स्ट बॉल से बोले तो E1/A. तो पहले उसका मतलब फेवरेबल आउटकम दैट इज बैग वन का आउटकम्स बाय टोटल आउटकम, मतलब बैग वन प्लस बैग टू. तो बैग वन का आउटकम कितना होगा P1 इंटू PA/E1 होल डिवाइडेड बाई PE1. तो वो तो सेम ही रहेगा PA/E1 प्लस सबका मतलब बैग वन का और बैग टू का. आफ्टर जस्ट वी हैव ऑल द वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज. आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द आंसर दैट इज 2/3. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों. ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन द हॉस्टल, मतलब 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं एंड 40% आर स्कॉलर मीन्स जो बाहर में रहते हैं, नॉट रिसाइडिंग ऑन द हॉस्टल. प्रीवियस रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड. 30% जो कि थे हॉस्टल में उनका क्या मिला, ए ग्रेड मिला. एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड, और डे स्कॉलर में से 20% ऐसे जिनको कि ए ग्रेड मिला था. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has sent to A grade. What is the probability that the student is a hostelier? मतलब वो हॉस्टल से बिलोंग करता है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है. तो E1 एक हमने इवेंट लिया जो कि स्टूडेंट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, और E2 हमने एक इवेंट लिया जो कि हॉस्टल में नहीं रहता, दैट इज रिसाइडिंग नॉट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल, दैट इज स्कॉलर. और ए क्या है, स्टूडेंट हु अटेंड ग्रेड ए. वो लास्ट में बोला है ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ग्रेड ए वो अटेंड करना चाहिए, तो ए मैंने लिया स्टूडेंट टू अटेंड ग्रेड ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना था 60% जो कि हॉस्टल में रहते थे, दैट इज 60/100. और E2 का 40% दैट इज 40/100. तो A/E1 कितना होगा, मतलब स्टूडेंट हु अटेंड ए ग्रेड इज ए हॉस्टलियर, मतलब वो ए ग्रेड में होगा जो होना चाहिए, हॉस्टलियर होना चाहिए. उसका पॉसिबिलिटी कितना था 30% था, तो 0.3. 30/100 दैट इज 0.3. और A/E2 मतलब वो ए ग्रेड भी अटेंड करना चाहिए लेकिन वो हॉस्टलर नहीं होना चाहिए, तो होता 20%, दैट इज 0.2. लेकिन बाइस थ्योरम के अनुसार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज हॉस्टलियर, वो बोल दिया हॉस्टलियर ही बोल दिया. तो हॉस्टलियर मतलब कौन सा, हम ये वाला इवेंट मतलब E1 को चूज करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A विल बी उसका favorable outcomes like E1 का outcomes by E1 plus E2. तो probability of E1 into P of A by E1 whole divided by probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 by probability, मतलब total probability. So we have all the values, just put the values and lastly after solving, after मैंने यहाँ पे solve नहीं करके directly आंसर लिखा है ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लेना एक बार. आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द आंसर विल बी 9/13. इज दैट क्लियर बच्चों. अगर उसको ऐसे देखे थे, अगर 100 बच्चे होंगे तो वहाँ से 60 बच्चे हॉस्टलर और 40 बच्चे और 60% या 40% डे स्कॉलर, तो वहाँ से 30% ग्रेड ए, इसका 20% ग्रेड ए, और वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 30%, इसका प्रोबेबिलिटी जो कि हॉस्टल से नहीं बिलोंग करता था 20%. आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द आंसर. ओके, 4 नंबर क्वेश्चन. इन आंसरिंग क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ए स्टूडेंट, यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो रहा है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट.
स्टूडेंट इधर नोज द आंसर और गेसेस, तो आइदर वो आंसर को उसको पता है या फिर गेस कर रहा है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, मतलब उसका आंसर जानने का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4, एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी एज ही गेसेस, मतलब वो गेस करने का प्रोबेबिलिटी कितना बोल रहा है 1/4 बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 3/4 जो कि आंसर उसको पता है 1/4 कि वो गेस कर रहा है। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब वो गेस भी कर रहा है और आंसर सही है, दैट इज 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर इज करेक्टली। ओके, ध्यान से समझेंगे कि बच्चा ये क्या था, तो E1 E2 ले, स्टूडेंट नो द आंसर, और E2 में गेस कर रहा है, तो नो द आंसर का प्रोबेबिलिटी 3/4 गिवन है और गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है, मतलब ये हो गया PE1, ये हो गया PE2, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ए आंसर इज करेक्ट होना चाहिए हमारा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट, और कहाँ से चूज करना है मुझे, ही नोज द आंसर, ही गिवन दैट आंसर इज हिज नोज, स्टूडेंट नोज मतलब दिस वन, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी 1 है और इसका प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे तो सब आता है उसको, तो 1, इसका 1/4 यहाँ पे गिवन था। So probability V1 3/4, probability V2 1/4, probability A/1, that is correct answer given that he knows, तो उसका मतलब obviously 1 and correct answer given that he guess कर रहा है, guess का probability कितना, तो 1/4, तो A/1 हो 1, A/2 हो गया 1/4, तो now the probability that he knows the answer being given that answer is correct, मतलब वो उसको आंसर आता भी है और आंसर करेक्ट है, तो ऑब्वियसली वो केस 1 को बिलोंग्स करता है, E1 को बिलोंग्स करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू E1 का फेवरेबल आउटकम्स E1 बाई E1 प्लस E2, उसका बस वैल्यू पुट करेंगे 3/4 इंटू 1 बाई 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 12/13 विल बी द आंसर। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, तो थोड़ा सा रफली अगर डायग्राम भी कर लेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी नाइसली। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 5। The laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact the present. However the test also yield a fake positive result of 0. मतलब वो fake result भी दे रहा है, that is 0.5% का of the healthy person tested. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease मतलब उसको disease है given that his test result is positive, उसका disease भी है, उसका health result भी positive दिखा रहा है, उतना कितना परसेंट उसका probability है। तो दो इवेंट ले लेते हैं, E1 that is person has the disease, E2 the person has healthy, तो दो इवेंट ले लिए और पॉजिटिव निकलना चाहिए, टेस्ट इज पॉजिटिव, तो एक का इवेंट क्या हो गया, टेस्ट इज पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा बच्चों 0.1%, तो 0.1%, तो रेस्ट कितना होगा 1 से 0.1% को माइनस करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी निकला 1/1000, इसका हो गया 1 से अगर माइनस करेंगे तो 999/1000, ठीक है। अब बोले ना इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो एक्चुअली हैज द डिजीज का कितना था 0.1, तो नॉट हैविंग द डिजीज और हेल्दी का कितना होगा 1 से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इतना, ये हो गया हेल्दी, तो ये इनका डिजीज है, इनका डिजीज नहीं है हेल्दी, मतलब ये हो गया हमारे हेल्दी लोग, ठीक है। A/E1 मतलब वो A कितना पॉजिटिव है, हेल्थ डिजीज है और पॉजिटिव है, A/E1 तो डिजीज है और पॉजिटिव। लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, मतलब उनका है और वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, दैट इज 99% और 99/100, एंड A/E2 दैट इज वो हेल्दी है लेकिन उसका पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब फेक रिजल्ट दे दिया, दैट इज 0.5%, लाइक 5/1000। यहाँ पे उनका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया था और वो हेल्दी उनका डिजीज भी था, वो 99% था, लेकिन ऐसा कुछ था फेक वाला जिनका कि पॉजिटिव, मतलब वो हेल्दी थे लेकिन उसका पॉजिटिव निकला, दैट इज 0.5%, यहाँ पे 0.5% जो कि फेक रिजल्ट दिखाए थे, लेकिन 5/1000। तो हमको लेकिन लिखाना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज अ डिजीज, उसको डिजीज भी है और पॉजिटिव भी है, डिजीज भी है एंड पॉजिटिव भी है, मतलब डिजीज भी है पॉजिटिव, मतलब E1 वाला इवेंट मतलब दिस वन, तो E1 वाला इवेंट मतलब फेवरेबल आउटकम C1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2,
और वहाँ पे ऐड होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू. Just we have all the values, just put the values and lastly after solving we'll get the answer like 23 by 133. सॉल्व आंसर थोड़ा चेक कर लेना बच्चों, थोड़ा कहीं पे गलती भी हो सकता है सॉल्विंग में. तो सॉल्विंग तुम लोग का पार्ट है, सॉल्विंग तुम लोग करना, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. सॉल्विंग करके आप लोग अपना आंसर खुद ही लिख लेना, यहाँ पे छाप के मत लिखना, ठीक है. तो अच्छे से करना, क्वेश्चन समझना. क्वेश्चन समझ में आ गया आई होप. अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको बैक करके रिवाइंड करके फिर और एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं. देयर आर 3 कॉइन्स, 3 तो कॉइन है. वन इज टू हेडेड कॉइन, एक जो है वो टू हेडेड कॉइन है. अनदर इज बाइस्ड कॉइन दैट कॉइन्स अप हेड्स 70% ऑफ द टाइम. एंड थर्ड वन इज द अनबाइस्ड कॉइन जो कि मतलब हेड टेल वाला कॉइन है. और टू हेडेड मतलब दो हेड, मतलब इधर भी हेड उधर भी हेड, और एक में हेड 75% टाइम आता है और एक में अनबाइस्ड है, मतलब इधर एक में हेड एक में टेल. तो 3 पॉसिबिलिटीज है, E1 E2 E2 E3 मैंने इवेंट ले लिया, जो कि पहला वाला E1 उनका तीनों का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एक का 1/3, इसका भी 1/3, उनका 1/3. हाँ, तो E1 इज द सिलेक्शन ऑफ द टू हेडेड कॉइन, E2 इज द सिलेक्शन ऑफ द कॉइन 70% ऑफ द हेड होना चाहिए, E3 इज द सिलेक्शन ऑफ अनबाइस्ड कॉइन. तो ए क्या है, हेड ऑन द टॉस्ट कॉइन. वो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ट, इट शोज दैट हेड, शोज हेड, मतलब ये हो गया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए टू हेडेड कॉइन. टू हेडेड कॉइन मतलब ऑब्वियसली इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पहला वाला E1 को, ठीक है. तो क्लियरली P1 P2 P3 मतलब सबका पॉसिबिलिटी 1/3 होगा. तो प्रोबेबिलिटी A बाई E1 मतलब वो E1 भी होगा, मतलब टू हेडेड कॉइन होगा और वो हेड होना चाहिए. टू हेडेड कॉइन में हेड का पॉसिबिलिटी कितना है, तो 2 हेड होगा, उसका वहाँ से हेड का पॉसिबिलिटी कितना होगा, 2/2 ऑब्वियसली, देन 1 ऑब्वियसली इट इज़ 1. यहाँ पे बोला है 75% हेड आता था, 75 मतलब 3/4, तो इसका पॉसिबिलिटी 75/100 दैट इज 3/4. और थर्ड वाला में अनबाइस्ड कॉइन था, अनबाइस्ड कॉइन मतलब एक में हेड एक में टेल आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/2. तो A/E1 2/2 1, A/E2 75/100 मतलब 75% बोला तो 3/4, और A/E3 मतलब वो अनबाइस्ड कॉइन है और हेड निकलना चाहिए, दैट उसका पॉसिबिलिटी कितना 1/2. बट नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कॉइन इज टू हेडेड मतलब E1 इवेंट को एंड इट शोज हेड, तो E1/A, ठीक है. तो ऑब्वियसली फेवरेबल आउटकम्स E1 का हो गया और टोटल आउटकम E1 E2 E3. सो जस्ट पुट वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ E1 E2 E3 एंड P of E1 P of E2 P of E3, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड लास्टली विल गेट द आंसर लाइक 4/9. आई होप. चेक करना बच्चों क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को चेक करके मुझे बताना. ओके, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 7. एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर, 4000 कार ड्राइवर्स, 2000 scooter driver, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of accidents are मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो रहा है 0.01, 0.03 and 0.015 respectively. One of the insured person meets with an accident मतलब वो इंश्योर क्या है और उसका एक्सीडेंट हो गया. What is the probability that he is a scooter driver? स्कूटर ड्राइवर मतलब वो E1 को ऑलरेडी बोल दिया कि E1 का पॉसिबिलिटीज निकालना है और एक्सीडेंट हुआ होगा. तो 3 इवेंट हम ले लेते हैं E1 E2 E3. E1 वाला जो इवेंट है वो ड्राइवर इज स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, देखिए 2000 है. और E2 में ड्राइवर इज कार ड्राइवर होना चाहिए, दैट इज 4000 है. और E3 इज ट्रक ड्राइवर होना चाहिए जो कि 6000 है. तो ए का पर्सन जो एक्सीडेंट से मीट कर रहा है, तो ए हमने एक पॉसिबिलिटी ले लिया जो कि ऐसा पर्सन जो कि एक्सीडेंट से मीट कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, टोटल 2000 मतलब स्कूटर ड्राइवर है 2000 बाई टोटल है 6 + 4 + 2 12, तो 2000/12 दैट इज 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा 4000/12 दैट इज 1/3. एंड प्रोबेबिलिटी E3 जो कि ट्रक ड्राइवर है तो 6000/12 दैट इज 1/2. तो P of E1 P of E2 P of E3 निकल गया मेरा, ठीक है. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 दैट इज वो एक्सीडेंट होगा और स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, तो उसका बोल दिया 0.01, तो 0.01 मतलब 1/100. वैसे वो मतलब एक्सीडेंट होगा और कार ड्राइवर होगा तो 0.03 दैट इज 3/100, और एक्सीडेंट होगा और ट्रक ड्राइवर होगा दैट इज 0.15 दैट इज
15/100. इज दैट क्लियर? इसको ध्यान से रखेंगे, मतलब वो एक्सीडेंट होगा और स्कूटर ड्राइवर 0.01 दैट इज 1/100, और वो एक्सीडेंट होगा और कार ड्राइवर होना चाहिए तो दैट इज 3/100, और एक्सीडेंट होगा और ट्रक ड्राइवर होना चाहिए दैट इज 15/100. नाउ वी हैव टू प्रोबेबिलिटी द ड्राइवर इज अ स्कूटर ड्राइवर, वो स्कूटर ड्राइवर है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऑब्वियसली E1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स E1 बाय टोटल आउटकम E1 प्लस E2 प्लस E3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 होल डिवाइडेड बाई तीनों का प्रोबेबिलिटी का एडिशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3. Just we have all the values, just put the values, and lastly after solving we'll get the answer that like 1/52. Is that clear? Very nice question. तो बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना. क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से. सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, मतलब एक गर्ल थ्रो की डाई को थ्रो की. इफ सी गेट्स 5 and 6, अगर वो 5 6 उसको मिलता है, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, तो वो कॉइन को कितना बार टॉस करेगी? 3 टाइम टॉस करेगी. एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और वहाँ पे उसका हेड का नंबर को नोट डाउन करेगी. एंड इफ सी गेट्स 1 2 3 4, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, अगर उसको 1 2 3 4 मिला तो एक बार टॉस करेगी एंड नोटेड वेदर ए हेड और टेल इज ऑप्टेड. इफ सी ऑप्टेड एग्जैक्टली 1 हेड, उसको अगर एग्जैक्टली 1 हेड मिला, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेट थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई. तो हमको क्या पॉसिबिलिटीज है कि 1 2 3 4 वाला डाई को ही मतलब चूज की होगी, ठीक है ना. तो दो इवेंट ले लेते हैं E1 एंड E2. तो एक्चुअली E1 5 6 और E2 मेरा 1 2 3 4 लेना चाहिए था, लेकिन मैंने E1 को 1 2 3 4, E2 को 5 6 ले लिया, ठीक है. तो आंसर उसी के अनुसार चेंज होगा, लेकिन आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है. आफ्टर सॉल्विंग लास्टली विल गेट द आंसर सेम एज सेम. तो दो इवेंट ले लेते हैं. E1 मैंने यहाँ पे E1 लिखा है, यहाँ पे E2 लिखा है ना. E1 इज द आउटकम्स ऑफ डाई ऑन द डाई दैट इज 1 2 3 4, एंड E2 इज द आउटकम्स ऑन द डाई दैट इज 5 and 6. तो अगर 1 2 3 4 वो मिला उसको, तो वो एक बार टॉस करेगी, एक बार कॉइन को टॉस करेगी. तो आइदर वहाँ से हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ऑब्वियसली एक बार टॉस करेगी तो हेड आएगा, तो हेड का पॉसिबिलिटी, लेकिन उसको हेड चाहिए, तो हेड का पॉसिबिलिटीज कितना होगा? 1/2. तो P बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, वो 1 2 3 4 चूज की और वहाँ से हेड निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी. तो ए का क्या हो गया? गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए. तो वो एक बार टॉस की तो एग्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना. लेकिन जब उसका 5 और 6 मिला तो वो 3 बार उसको टॉस करेगी, कॉइन को 3 बार टॉस करेगी, तो टोटल नंबर आउटकम्स कितना हो गया बच्चों? 8 हो जाएगा. 8 से एग्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी होगा 3, तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी विल बिकम 3/8. कैसे होगा मैं बता रहा हूँ. तो E1 E2 दो इवेंट ले लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा फिर? 2/3. तो 4/4 मतलब बाई टोटल है 6, तो 4/6 2/3, एंड E2 का होगा 2 मतलब 5 and 6, तो 2/6 दैट इज 1/3. So probability of E1 and probability of E2 also we have found, and A is the getting exactly 1 head. तो as throwing coin 3 times, मतलब वो मैं ये सेकंड वाला, इसका तो 1/2 निकल गया. कैसे? हेड या टेल आएगा तो ऑब्वियसली 1/2 एक्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2. बट जब 5 और 6 पड़ा तो उसको 3 बार वो टॉस किया, तो 3 बार टॉस किया तो 3 टाइम्स टॉस करने का पॉसिबिलिटी कितना आता है? HHH HHT HTH THH TTH THT HTT एंड TTT. लेकिन एग्जैक्टली हमको 1 हेड चाहिए, ना 2 ना 0. तो एग्जैक्टली 1 हेड मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब TTH में, HTH में, THT में और HTT, ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे कि एग्जैक्टली 1 हेड हो रहा है. तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हम 3/8. इसका A बाई E1 मतलब E1 का इवेंट का मतलब एग्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 था, और E2 इवेंट का एग्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3/8. देन बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड. हमको एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, और C3 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 वाला इवेंट. तो 1 2 3 4 वाला इवेंट मतलब इवेंट E1. तो E1 इवेंट का पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, तो फेवरेबल आउटकम रहेगा E1, और टोटल आउटकम E1 प्लस E2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2. एंड वी हैव द वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड लास्टली विल गेट द आंसर लाइक 8/11. चेक द आंसर बच्चों, अगर कहीं पे रॉन्ग है तो खुद सॉल्व कर लेना, बट प्रोसेस इज सेम.
Clear? Coming back to the question number 11, okay na? This is also one of the most important question. A manufacturer has three machine operators. तीन machine operator है, एक है A, एक है B, एक है C. तो E1, E2, E3 इवेंट ले लिया मैंने. Item manufactured by machine A, item manufactured by machine B and item manufactured by machine C. E1, E2, E3 तीनों इवेंट ले लिया. The first operator A produces 1% of the defective items whereas the other two. तो defective item A वाला कितना 1%, B वाला का 5% एंड C वाला का 7% defective item. Okay ना, defective item. A is on the job for 50% of the time, B on the job for 30% of the time and C on the job for 20% of the time. तो जॉब का टाइमिंग कितना होता है? A का 50%, B का 30% एंड C का 20%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टाइम कितना देंगे वो 50%, ये 30 ये 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 50% लाइक 0.5, 20% मीन 0.2 एंड 30% मीन 0.3. प्रोबेबिलिटी निकल गया हमारा E1, E2, E3 का. अभी व्हाट इज इफ ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, मतलब ए मेरा हो गया डिफेक्टिव आइटम, तो ए जो मेरा हो गया आइटम इज डिफेक्टिव, हमको पता चल गया. तो आइटम जो डिफेक्टिव हुआ तो वो एक से आइटम डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बी से आइटम डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सी से आइटम डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना होगा. तो ए बाई E1 दैट इज it is already given 1% defective item from A से 1% डिफेक्टिव आइटम लाइक 0.01, B से डिफेक्टिव आइटम 0.05 एंड C से डिफेक्टिव आइटम 7% लाइक 0.07. ये ऑलरेडी मतलब वो A से प्रोड्यूस करेगा और डिफेक्टिव होगा उसका प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 दैट इज A से होगा मतलब E1 से होगा मतलब A इवेंट से होगा एंड वो डिफेक्टिव होगा उसका हो गया 0.01 डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम A. वैसे 0.05 डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम प्रोडक्ट B, डिफेक्टिव आइटम 0.07 लाइक 0.0C. बट हमको कौन सा को चूज करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए. खत्म. प्रोड्यूस्ड बाय ए मतलब ए से प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब पहला से इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. तो E1 का प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया E1 और पॉसिबल टोटल आउटकम्स हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3. वी हैव द वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज and lastly we'll get the answer like 5 by 34 after solving. Okay, so try to solve the questions and if the questions are wrong then tell me. Okay, now come back to the last content or last question of that exercise, because 13 and 14 are MCQs for you. Then this is a concept based last question of 13.3 exercise. So just check the question. A card from a pack of 52 cards. तो एक कार्ड हमको चूज करना है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स से इज लॉस्ट. एक कार्ड लॉस हो गया, एक कार्ड लॉस हो गया. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो रिमेनिंग कार्ड बचा ऑफ द पैक, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स. एक कार्ड तो लॉस हो गया, फिर हमको वहाँ से 2 कार्ड निकालना है, मतलब 51 कार्ड बचा है अभी. तो 51 कार्ड से मुझे 2 कार्ड ऐसा निकालना है और दोनों ही क्या होना चाहिए, डायमंड्स होना चाहिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बिंग डायमंड. तो क्या प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि जो कार्ड गुम हो गया है वहाँ से जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड होना चाहिए. ठीक है ना. तो मैं 2 इवेंट ले लेता हूँ कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड और लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड. मतलब वो डायमंड हो भी सकता है, वो डायमंड नहीं भी हो सकता है. E1 E2 मैंने दोनों इवेंट ले लिया. तो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड एंड लॉस्ट कार्ड मतलब जो एक गुम हुआ है तो वो डायमंड हो सकता है. E1 मैं इवेंट में बोल दिया और E2 इवेंट में मैंने क्या बोला है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है. ठीक है ना. तो लॉस्ट कार्ड जो डायमंड है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चों, P ऑफ E1 दैट इज लॉस्ट कार्ड इज डायमंड कार्ड. तो डायमंड कार्ड होते 13, टोटल होते 52, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/4. डायमंड कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी 13/52 दैट इज 1/4. और डायमंड कार्ड ना होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फिर डायमंड कार्ड को छोड़ के टोटल कितना बचेगा 39, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 39/52 दैट लाइक 3/4. इज दैट क्लियर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 13/52. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि डायमंड कार्ड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 39/52. अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड. तो और कितना कार्ड हमको निकालना है उसे 2 कार्ड. तो उसका ए कितना हो जाएगा फिर 2 ड्रॉन कार्ड है डायमंड. 2 जो हमारा मतलब ये था क्या था रीज़न था, और मैं बोलूँ कि वो बोल दिया था
फाउंड टू बी रेड, मतलब वो होना ही चाहिए। तो P1 P ऑफ E1 P ऑफ E2 निकल गया। तो दो केस हो सकता है, व्हेन द डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, और एक में हो सकता है व्हेन द डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट। तो जब डायमंड कार्ड बच्चों लॉस्ट हो जाएगा, तो एक डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ, हम मान रहे कि एक डायमंड का लॉस हुआ है, तो एक डायमंड का लॉस हो गया, तो टोटल डायमंड कार्ड अभी बचा कितना, 13 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 क्या बचे, डायमंड कार्ड बचे। वहां से मुझे दो चूज करना है, मतलब 12 आउट ऑफ 51, तो टोटल डायमंड कार्ड बचे 12 आउट ऑफ 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, मतलब E1 ए क्या है, 2 ड्रॉन कार्ड है डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू द लॉस्ट कार्ड भी डायमंड, मतलब डायमंड का लॉस भी हुआ है और वो दोनों कार्ड भी डायमंड होना चाहिए। तो एक तो लॉस्ट हो गया, लॉस हो गया, तो बचा 12 से मुझे दो डायमंड कार्ड चूज करना है, तो 12C2A में करेंगे, और 51 कार्ड से मुझे दो चूज करना है, तो 51C2 में करेंगे। इज दैट क्लियर। एक डायमंड का लॉस हो गया तो था 13, एक लॉस हो गया तो 12 बचा। अभी 12 से मुझे दो डायमंड कार्ड चूज करना है, और 51 से मुझे दो, मतलब 51 से मतलब एक चला गया तो वहाँ पे 51, तो 51C2, तो 12C2 बाई 51C2। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 11 दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 11 फैक्टोरियल इन्होंने कटा, ऊपर में बचा 12 इंटू 11, नीचे बचा 51 इंटू 50। तो ये हो गया पी ए बाई E1, मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड and two cards to be drawn and which are to be diamond। ठीक है, तो दो, एक जब कार्ड लॉस हो गया था 13 कार्ड से एक डायमंड चला गया, तो 12 कार्ड बचा, हमको 12 कार्ड 52 कार्ड 51 कार्ड से चूज करना है, और दो कार्ड वहाँ से डायमंड होना चाहिए, तो 12 बार डायमंड कार्ड से दो, तो 12C2A में, और 51 कार्ड से दो, मतलब 51C2A में। व्हेन डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट, मतलब वहाँ पर डायमंड कार्ड लॉस नहीं हुआ है, तो अभी डायमंड कार्ड 13 के 13 बाकी है, तो 13 आउट ऑफ 51, तो 13 कार्ड से मुझे दो चूज करना है, और 51 कार्ड से मुझे जो, लेकिन यहाँ से मतलब वो तो एक कार्ड लॉस हुआ है ना, क्या कार्ड मुझे नहीं पता, लेकिन डायमंड से मेरा कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो 13C2 भाई यहाँ पे एक लॉस हो गया तो 52 था, लेकिन एक लॉस हो गया तो 51, तो 51C2 वे में करेंगे। तो ये हो गया 13/12 इंटू 51/50, सॉरी 13 इंटू 12 बाई 51 इंटू 50। इज दैट क्लियर। यहाँ पे बच्चों एक डायमंड का लॉस हो गया था, तो 13 से एक बचा 12, तो 12C2A में चूज करेंगे दो कार्ड, और यहाँ पे 51C2, क्योंकि यहाँ से एक लॉस भी चला गया था 51C2, बट यहाँ पे लॉस नहीं हुआ था, तो 13 का 13 बचा, और कोई कार्ड हो सकता है लेकिन डायमंड नहीं था, तो डायमंड था 13, तो 13 से दो कार्ड चूज करना है, तो 13C2 बाई, लेकिन यहाँ पे कोई एक कार्ड घटाए डायमंड को छोड़ के, लेकिन वो तो घटाए ना 52 से, तो यहाँ पे बचा 51C2। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 13 इंटू 12 बाई 51 इंटू 50। तो ये निकल गया मेरा पी ए बाई E1, ये निकल गया मेरा पी ए बाई E2। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, कि हमारा प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट कार्ड एक डायमंड होना चाहिए, तो लॉस्ट कार्ड डायमंड होना चाहिए, मतलब हमारा कौन सा इवेंट को हम चूज करें, E1 इवेंट को चूज करें, तो P ऑफ E1 बाई ए विल बी E1 फेवरेबल आउटकम E1 बाई टोटल आउटकम E1 बाई E1 प्लस E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 होल डिवाइडेड बाई probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2। we have the values, after solving we'll get 11/50। सॉल्व करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कुछ करके सॉल्व करके, हर कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट का है, सब क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसका थोड़ा सा एक फिगर बनाने का ट्राई करेंगे, फिगर बनाने के बाद क्या क्या गिवन है उसको लिखेंगे, वहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ईच इवेंट का, फिर A by E1 A by E2 निकालेंगे, मतलब जो A है वो E1 रेस्पेक्ट में क्या प्रोबेबिलिटी दे रहा है, E2 रेस्पेक्ट में क्या प्रोबेबिलिटी दे रहा है, फिर हमको देखना है कि एट द एंड कौन सा इवेंट चूज करने बोला है, जो इवेंट चूज करने बोला होगा दैट इवेंट बाय ए करेंगे, और फेवरेबल आउटकम्स में वो वाला इवेंट को रखेंगे, बाय नीचे में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम्स होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। And by using the Bayes theorem, just put the values, we have all the values, just put the values and lastly we will get the answer। तो बच्चों ये था आप लोग का 13.3 का सॉल्यूशंस, ठीक है ना। जितना होमवर्क है आप लोग कर लेना, 13 एंड 14 नंबर MCQ है, ये आप लोग का होमवर्क है, उसको ट्राई करना, और 9 एंड 10 ऑल्सो ना, 8 एंड 9 ऑल्सो योर होमवर्क। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस
ओके। एंड एक बार होने से नहीं होगा, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, खुद एक बैठ के उसको एनालाइज करने का ट्राई करो रफली, ताकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो सके। एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स भी है एग्जाम्पल्स में, उसको भी ट्राई करना। सब कुछ खत्म होने के बाद और एक बार प्रोबेबिलिटी को फिर से स्टार्ट करेंगे न्यू रिवीजन क्लासेस में। ओके बच्चों, अच्छे से नोट को अपडेटेड कर दो, सॉल्यूशंस को अच्छे से सॉल्व कर दो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा खांसी हो गया है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर को लेके। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।